प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन यूनियो के अंदर मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं यूनियो। और जैसे प्रोन के ऊपर अपन ने 9 वीडियो बनाए, इसी तरीके से इसके ऊपर भी हर एक सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनेगा और उसके बाद में अपन एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर यूनियो के आज जो है अपन पढ़ेंगे वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर यूनियो का देखिए दूसरा नाम क्या है, लेमिलिडेंस, और इसको एनोडोंटा भी बोलते हैं। लेमिलिडेंस ये जंतु, इसका कॉमन नाम मजल्स है, फ्रेश वाटर मजल्स बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो इसको फ्रेश वाटर मजल्स भी बोलते हैं। तो इसका एक नाम हो गया यूनियो, एक लेमिलिडेंस और एनोडोंटा भी बोलते हैं, और इसके अलावा कॉमन नाम हो गया इसका मजल्स या फ्रेश वाटर मजल्स। एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ये फाइलम मोलस्का का जंतु है। और मोलस्का का जंतु क्यों है? इसके अंदर ये कवच पाया जाता है, इसकी वजह से ये मोलस्का का नहीं है। कवच तो अन्य जंतुओं में भी पाया जाता है, लेकिन मोलस्का का जो एक अभिलाक्षणिक लक्षण होता है वो ये है कि इनके अंदर मेंटल पाया जाता है, परवार पाया जाता है। यानी जंतु के ऊपर है, जंतु एक चादरनुमा थैली के अंदर लिपटा रहता है, यानी इसके ऊपर और नीचे एक मोटी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको परवार बोलते हैं, फिर उसके ऊपर कवच होता है। तो यहाँ पर मोलस्का का विलाक्षणिक लक्षण क्या है कि यहाँ पर परवार या मेंटल पाया जाता है। इसकी क्लास यहाँ पर पहले सिपोडा है और दूसरा नाम है उसका बाइवाल्विया। बाइवाल्विया क्यों है? क्योंकि ये जो जंतु है वो कवच के अंदर रहता है, और जो कवच होते हैं उसके 2 वाल्व होते हैं। इस तरीके से इसके 2 वाल्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका क्लास का दूसरा नाम क्या है? बाइवाल्विया है। और इसका ऑर्डर है वो यूलेमिलीब्रेंकिएटा होता है, और जीनस लेमिलिडेंस या यूनियो कहलाती है। एक एक चीज को फिर लेते हैं। हैबिट एंड हैबिटाट। सबसे पहले अपन ने बोला कि ये फ्रेश वाटर मजल है। तो फ्रेश वाटर मजल इसका मतलब ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जैसे रिवर के अंदर है, पॉन्ड्स में है, और तालाब वगैरह है, स्ट्रीम्स है, इनमें ये पाया जाता है। ये जंतु बहुत गहरे पानी में नहीं रहता है। ये नाइट के समय है वो शैलो वाटर में रहता है, छिछले पानी में रहता है, और दिन के समय है वो गहरे पानी के अंदर चला रहता है। लेकिन अमूमन ये गहरे पानी में नहीं रहता है, मड के अंदर बहुत कम जाता है। जब इसको चलना होता है, इसकी गति बहुत धीमी होती है, तो मड के अंदर इसलिए नहीं रहता या डीप वाटर में इसलिए नहीं रहता क्योंकि इसका जो पिछला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ से इसमें वाटर करंट है वो प्रवेश करती है और बाहर भी निकलती है, तो ये पानी के थोड़ा सा ऊपर रखता है इस पीछे वाले पोर्शन को। इसके बाद में लेते हैं इसकी एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है? शेप एंड साइज। तो शेप ये आपको दिखाई दे रही है, बेलनाकार शेप, लेटरली कंप्रेस्ड होता है ये, और इसका जो आगे वाला सिरा होता है वो गोल होता है और पीछे वाला नुकीला होता है। अब आगे वाले सिरे की ओर क्या पहचान होती है? आगे वाला जो एंड है उसकी क्या पहचान होती है? यहाँ पर कवच के ऊपर अंबो पाया जाता है। ये पोर्शन पूरा का पूरा व्हाइट दिखाई देता है, इसका नाम क्या है? अंबो। और ये वो पोर्शन है जो कवच में सबसे पहले बनता है, सबसे पहले ये पोर्शन बनता है, और उसके बाद में जंतु का जो कवच है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जब बढ़ता हुआ चला जाता है तो उसके ऊपर खूब सारी लाइन ऑफ ग्रोथ बनती है। ये खूब सारी लाइन ऑफ ग्रोथ दिखा रखी है अपन ने। ये लाइन जैसे जैसे कवच का निर्माण होगा, कुछ समय के लिए कवच का निर्माण होगा, थोड़े समय के लिए वो रुक जाएगा, तो वहां पर एक लाइन बन जाती है, फिर थोड़े समय के लिए ग्रोथ होती है, फिर एक लाइन बन जाती है। तो ये खूब सारी इसके ऊपर लाइन ऑफ ग्रोथ पाई जाती है, और इन लाइन ऑफ ग्रोथ के द्वारा ही अपन इसकी उम्र का, उसकी एज का अनुमान लगा सकते हैं। इसका जो कवच है वहां से बाहर से निकला पिछले वाला सिरा, आगे वाला मैंने क्या बताया गोल, और पीछे वाला सिरा इसका नुकीला होता है, और यहाँ से इसके अंदर जल है वो प्रवेश करता है, और यहाँ से वो जल है वो बाहर निकलता है। यहाँ से कवच खुलता है, ये हिंज लिगामेंट है। यानी ये जो जंतु है, इस जंतु के अंदर इस प्रकार से ये कवच है, और ये हिंज लिगामेंट है, और ये हिंज लिगामेंट इस तरीके से इसको बंद रखते हैं। तो ये 2 कवच हो गए, और कवच के बीचों बीच क्या पाया जाता है? एनिमल। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि
ये एक नीचे वाला कवच है और नीचे वाले कवच के अंदर फिर क्या है, प्रवार, जिसको अपन ने मेंटल कहा है, और मेंटल के ऊपर फिर क्या है, एनिमल, और एनिमल के ऊपर फिर क्या है, प्रवार का दूसरा भाग। प्रवार में क्या, 2 लोब होते हैं, और फिर ये कवच दूसरा आ गया। यानी ये पहला कवच, उसके बाद में ये प्रवार मेंटल, उसके बाद में ये जंतु यहाँ रखा हुआ है कवचों के बीच में मेंटल के ऊपर, और फिर ऊपर मेंटल और फिर ये कवच। तो इस तरीके से ये 2 वाल्व है कवच के, और ऊपर और नीचे क्या है, मेंटल, और बीच में क्या है, जंतु पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो ये जो दोनों कवच है वो हिंज लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं और इस तरीके से ये जंतु बंद रहता है। अब इसके अगर कवच को अपन देखें तो अपन इस कवच को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जंतु को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते वक्त क्या करेंगे, इसको यूं खोल दिया, खोलने के बाद में एक कवच हटा दिया। इस कवच में अंदर क्या आ गया, एक कवच का एक हाफ यानी एक वाल्व, और उसके अंदर जंतु। इसमें अब ये खाली कवच है, ये खाली कवच अपन ने यहाँ पर दिखाया डायग्राम में। ये केवल कवच का अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जंतु नहीं है, जंतु दूसरे कवच के अंदर है। तो ये एक कवच है और इस कवच का अंदर वाला पोर्शन है। अब इस अंदर वाले पोर्शन में आपको यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये कोई बॉडी के पार्ट्स नहीं है, ये केवल स्केयर्स है, निशान है, जहां पर मसल लगी हुई है, जहां पर मेंटल लगा हुआ है। तो वो निशान कौन कौन से ये देखिए, यहाँ पर ये मसल्स के निशान है। ये 2 मसल है जो आपस में जुड़ी हुई है, पास पास में। देखिए ये वाली मसल्स कहलाती है स्केयर ऑफ एंटीरियर अडक्टर मसल्स, ये एंटीरियर अडक्टर मसल्स है। और ये जो पास में छोटी दिखाई दे रही है ये क्या है, एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स है। ये मसल्स भी नहीं है, यहाँ पर केवल मसल्स के निशान है जहां पर मसल लगी हुई थी। तो ये इस प्रकार से लगी हुई है कि ये जंतु का कवच, अंदर जंतु, तो यहाँ पर ये एंटीरियर अडक्टर मसल्स है, यहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स है, और ये दोनों कवचों के जुड़ी हुई है और कवच को वो बांधे रखने का काम करती है। तो ये कवच के ऊपर निशान है किसका, एंटीरियर अडक्टर मसल्स का, ये एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स का। इसी तरीके से ये पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स है, और ये क्या है, रिट्रैक्टर, ये अडक्टर मसल्स है और रिट्रैक्टर है पोस्टीरियर। तो इन दोनों के ये निशान है। फिर आगे वाले इस भाग में देखिए एक निशान और दिखाई दे रहा है, स्केयर ऑफ प्रोटेक्टर मसल्स। ये प्रोटेक्टर मसल्स है, कौन सी, एंटीरियर में। तो ये केवल एंटीरियर भाग में पाई जाती है और पोस्टीरियर भाग में नहीं मिलती। तो आगे वाले भाग में 3 मसल्स के निशान है, अडक्टर का, रिट्रैक्टर का और प्रोटेक्टर का, और पीछे वाले भाग में केवल अडक्टर का और रिट्रैक्टर मसल्स का भाग है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये लाइन पेरियल लाइन है, पेरियल लाइन। अब हमने ये कवच बताया, कवच के ऊपर नीचे क्या है, मेंटल, फिर ऊपर जंतु, फिर मेंटल। तो जो मेंटल है, जो झिल्ली नुमा संरचना है, वो इसको ढके हुई होती है जंतु को, लेकिन वो जब ढके हुई होती है तो वो यहाँ पर आकर के कवच के चिपकी रहती है यहाँ पर, और वो वहां पर एक निशान बन जाता है कवच के अंदर। उसी को अपन क्या कहते हैं, पेरियल लाइन, जहां पर ये जुड़ा रहा होता है। कौन, मेंटल, जिस स्थान पर कवच पे चिपका रहता है वो पेरियल लाइन कहलाती है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर ये अपने हिंज लिगामेंट दिखा रखा है, अनकैल्सिफाइड है, ये वाला पोर्शन है वो अनकैल्सिफाइड है, तभी तो लचीला होता है और कवच को मूवमेंट देता है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर हिंज टूथ है, एक यहाँ दिखा रखा है अपन ने, एक यहाँ दिखा रखा है, ये हिंज टूथ है, और ये एक लंबा सा हिंज टूथ है। अब ये हिंज टूथ क्या है, एक कवच में अपन अगर देखेंगे तो इस तरीके से एक हिंज टूथ दिखाई देगा, दूसरा दिखाई देगा, लेकिन दूसरा जो कवच है, दूसरा जो हाफ जो वाल्व है, उसमें क्या दिखाई देंगे, गड्ढे, और उन गड्ढों के अंदर जाकर के ये टीथ फंसा हुआ होता है, और इस तरीके से ये वाला भी टीथ फंसा हुआ होता है इस तरीके से। तो एक इंटरलॉकिंग का काम करता है और कवच को अलग नहीं होने देता है। तो ये इसकी कवच की अंदर की संरचना है, इंटरनल सरफेस ऑफ सेल वॉल। उसके बाद में अपन देखते हैं मेंटल की संरचना, इसकी ओत्तिकी हिस्टोलॉजी देखते हैं क्या है, किसकी, सेल की और मेंटल की। तो
तो ये यहाँ पर अपन ने शेल का पार्ट दिखा रखा है, क्योंकि ऊपर कवच है और नीचे क्या है, मेंटल, जंतु तो बाद में आएगा। तो ये अपन ने इतना जो पोर्शन दिखा रखा है वो शेल है, कवच है, और जो इतना पोर्शन दिखा रखा है वो क्या है, मेंटल है। तो देखिए कवच के अंदर 3 लेयर है, पहली है पेरियोस्ट्रिकम, दूसरी है प्रिज्मेटिक लेयर और तीसरी है नेक्री। ये जो पोर्शन दिखा रखा है ये है पेरियोस्ट्रिकम लेयर है, और ये पेरियोस्ट्रिकम लेयर है वो कॉन्चियोलिन की बनी होती है, कॉन्चियोलिन की बनी होती है, ठीक है। ये पेरियोस्ट्रिकम, कॉन्चियोलिन क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज का ही पार्ट होता है, तो वो कॉन्चियोलिन की बनी होती है। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो ये अपने रेड कलर का दिखा रखा है, दूसरी लेयर है वो है प्रिज्मेटिक लेयर। तो इस प्रिज्मेटिक लेयर में खूब सारी ये लॉन्गिट्यूडिनल्स रोज दिखाई देती है, तो खूब सारी इसके अंदर रोज पाई जाती है। अब ये रोज बनी हुई किसकी होती है, एक रोज कॉन्चियोलिन की, फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट की, फिर एक कॉन्चियोलिन की, फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कॉन्चियोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की अल्टरनेट रोज पाई जाती है, किसमें, प्रिज्मेटिक लेयर में, सेकंड लेयर में। जो थर्ड लेयर है उसमें वर्टिकल लाइंस जो दिखाई दे रही है ये भी कॉन्चियोलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एक प्लेट कॉन्चियोलिन की है, फिर एक है कैल्शियम कार्बोनेट की, फिर एक कॉन्चियोलिन की, फिर एक कैल्शियम कार्बोनेट की, तो अल्टरनेट प्लेट लगी रहती है। तो ये पोर्शन जो है हिस्टोलॉजी का वो किसका है, शेल का। इसके नीचे अपन ने कंटिन्यूअस में क्या दिखाया, वो दिखाया मेंटल। इस मेंटल में भी 3 लेयर है। सबसे पहली वाली ये जो लेयर दिखा रखी है नेक्री सीक्रेटिंग लेयर, ये जो पोर्शन दिखा रखा है वो नेक्री सीक्रेटिंग लेयर है, जिसमें केवल सेल्स पाई जाती है, और यही वो सेल की लेयर है जो नेक्री यानी मोती का निर्माण करती है, जो पर्ल फॉर्मेशन का काम करती है, वो नेक्री सीक्रेटिंग लेयर कहलाती है। बीचों बीच इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, और जो लास्ट की लेयर होती है वो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। तो ये 2 लेयर सीलिएटेड एपिथेलियम की होती है, और उनमें खूब सारे सीलिया निकले रहते हैं। तो यहाँ पर शेल में भी 3 लेयर होती है, और मेंटल के अंदर भी 3 लेयर पाई जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी हिस्टोलॉजी है मेंटल की और शेल की। जब अपन यहाँ पर डायग्राम बना ही रखा है तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं लोकोमोशन की। यहाँ पर लोकोमोशन किस प्रकार से होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन ने बताया कि ये 3 मसल्स दिखा रखी है, यहाँ पर 2 मसल्स दिखा रखी है, ये बाहर फुट निकला हुआ है, ठीक है। जब जंतु को चलना होता है, ये इसकी गति बहुत ही धीमी होती है, और मोस्टली इसको सेडेंट्री बोला जाता है कि ये चलता ही नहीं है, या चलता तो बहुत कम चलता है, और जब किसी सरफेस पे अगर चलता भी है तो पीछे एक सिल्वरी लाइन छोड़ता हुआ चला जाता है, सीक्रेशन छोड़ता हुआ चला जाता है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि यहाँ से एक यूनियो का मूवमेंट हुआ है। ये एंटीरियर एडक्टर मसल्स है, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें जब रिलैक्सेशन होगा, इन एंटीरियर एडक्टर मसल्स में और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स के अंदर जब रिलैक्सेशन होगा तो जो फुट होता है, यहाँ पर जो जंतु है और उस जंतु का क्या निकला होता है, फुट है, उस फुट के अंदर क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगी। ब्लड सप्लाई होने से वो फुट है वो बाहर की कवच को खोल करके बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ब्लड की वजह से क्या होगा, इस तरीके से जैसे मान लीजिए यूनियो, तो यहाँ पर ये फुट बाहर निकल आया। अब इसके अंदर जब ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, ये यूनियो और ये पूरा का पूरा फुट इस तरीके से बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये बाहर निकल आकर के मड के अंदर धंस जाता है। उसके बाद में क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई जैसे जैसे वापस बॉडी के अंदर आती है तो ये जंतु क्या करेगा, ये पोर्शन तो आगे से चौड़ा हो गया ब्लड का बढ़ने की वजह से, तो ये पोर्शन तो मड में से निकल नहीं पाता है, तो यूनियो क्या करेगा, इधर की तरफ खिसक आएगा, यानी ये पोजीशन क्या हो जाएगी, ये पोजीशन यहाँ पर हो जाएगी, यानी यूनियो का मूवमेंट बढ़ गया, आगे की तरफ ये खिसक गया। उसके बाद में जो रिट्रैक्टर मसल्स है, एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स और पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स, इनके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस फुट को वापस है वो अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा। तो इस प्रकार की क्रिया है वो बार बार होने से इसके अंदर धीरे धीरे मूवमेंट की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये अपन ने आज मॉर्फोलॉजी ऑफ यूनियो पढ़ा है,
जिसके अंदर अपन ने साइज, शेप है, उसकी सेल की संरचना है, मेंटल है, हैबिट और हैबिटाट, और साथ में भी अपन ने क्या देखा है, इसमें लोकोमोशन है वो किस प्रकार होता है। तो इस प्रकार से ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप है वो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।